ओके, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएंगे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के ऊपर। ये एक्चुअली एक क्लास हमारी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स की रह गई थी। वी हैड 7 लेक्चर्स और जो 8 लेक्चर था वो अनफॉर्चुनेटली एक तो रमज़ान की वजह से जो है हमें टाइम कम मिला था, और फिर जो है एक क्लास मिस हो गई थी, वो मेकअप हो नहीं पाई रमज़ान में। तो मैंने जो है मैं चाहता रमज़ान में कंडक्ट कर सकता था, बट आई प्लान के जो है रमज़ान की बात करें ताकि जो है सुकून से जो है हम इसको देख सकें मोंगो डीबी को। तो हमने जो है माय डियर स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर्स में जो है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो ले लिए थे, और मकसद इस कोर्स का ये था कि एक तो जो हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स चल रहा था उसकी कंटिन्यूएशन में जो है हम थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी देख लें, ना सिर्फ ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम समझ सके। आप सब ने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को वन वे और द अदर वे यू मस्ट हैव some knowledge of object oriented programming. You must have studied some courses. You would have done object oriented programming in Java, C Sharp. तो उसी की इम्प्लीमेंटेशन हमने जो है पाइथन में करी। तो इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमने उसके बाद जो है फिर थोड़ी सी जो है केगल पे काम किया, हमने केगल पे एक्सरसाइजेस की हमने, और हमने जो है देखा कि किस तरीके से साइकिल ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लाइब्रेरी है वो पूरी, आपने जो क्या करना है ऑब्जेक्ट्स बनाने और फिट मेथड कॉल करना है। तो हमने जो है केगल के ऊपर जो है मुख्तलिफ डेटा सेट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिट कॉल किया डिफरेंट। हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करके देखा, हमने एसवीएम अप्लाई करके देखा, हमने डिसीजन ट्री अप्लाई करके देखा। हमने जो है ये भी देखा कि किस तरीके से हम इंसेंबल ऑफ क्लासीफायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने थोड़ी सी वेब स्क्रैपिंग देखी, वो भी जो है उसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एप्लीकेशन आ गई। फाइनली हमने जो है डेटाबेसेस का फ्लेवर भी लिया, क्योंकि डेटाबेस का देयर इज़ नॉट अ सेपरेट कोर्स इन दिस यू कैन से जो डिप्लोमा टाइप हमारा जो 1 मंथ का जो 1 ईयर का जो पूरा प्रोग्राम है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक सेपरेट कोर्स हम नहीं कर सकते थे क्योंकि टाइम कम है। तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आइडिया डेवलप हो जाए, इस वजह से हमने ऑब्जेक्ट डेटाबेस का आइडिया डेवलप हो जाए तो हमने क्या करा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ही जो है वी इनकॉर्पोरेटेड दैट। तो थोड़ा सा हमने जो है देखा कि किस तरीके से हम जो है पाइथन से जो है डिफरेंट डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और हमने जो है इसके अलावा थोड़ी सी जो है क्वेरीज़ पे काम किया, जिसमें जो है हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है सेलेक्ट की क्वेरी लगा सकते हैं, हम जो है किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेसेस में। तो जी वालेकुम अस्सलाम सैयदा। अब यहाँ पर जो है मैंने जो है जी स्क्रीन विजिबल हो गया। अब देखें आप, अब नज़र आ रही होगी, अभी मैं सिर्फ गुफ्तगू कर रहा था तो उस वक्त जो है अब मैंने जो है आई होप कि यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ माय डियर स्टूडेंट्स। हमने जो है एक लैब मैनुअल आई शेयर्ड विद यू पीपल। तो इस लैब मैनुअल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लैब मैनुअल के अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आई वुड लाइक के जो है यू मस्ट डू इट। सम ऑफ देम आई हैव कवर्ड, और कुछ जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें। आप जैसे जो है इसमें हमने जो है 3 लैब्स कर ली थी, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास हैविंग ग्रुप बाय क्वेरीज, अगर टाइम मिला हमें तो हम जो है किसी कोर्स के अंदर अगर जो है टाइम मिला आपको, मैं जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहा है तो मैं जो है आप लोगों को जो है ये करवा दूँगा। अभी जो है हम नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के ऊपर मूव कर रहे हैं, लैब नंबर 9 के ऊपर। बीच की जो लैब्स हैं ये आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, अगर जो है आप लोगों को इशू आता है मुझसे पूछ लीजिएगा। इफ़ वुड हैव टाइम इन डेटा स्ट्रक्चर्स कोर्स तो हम जो है इसमें जो लैब 4 और लैब 5 है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और लैब 7। तो डू ट्राई इट इफ़ यू फाइंड एनी इशू। तो मैं जो हूँ आप लोगों को हेल्प कर दूँगा।
ठीक है, तो ये मैंने जो है शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। और अब हम मूव करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को आइडिया है, हमारे पास जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस का बुनियादी मकसद क्या होता है? ये आपके पास एक डेटा रिपॉजिटरी है, ठीक है, डेटाबेस है, इसमें डेटा पड़ा हुआ है। इसके ऊपर जो है हमारे पास एक DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस इटसेल्फ जो है, इट वुड नॉट बी यूजफुल इफ वी डोंट हैव अ मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS इसके ऊपर जो है वो हमें बड़ी हेल्प करता है। DBMS को हम बोलते हैं भाई मुझे जो है ये डेटा ला के दो, ये डेटा ला के दो, वो सारी चीज़ें पीछे मैनेज कर रहा होता है। DBMS बहुत सारे काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर DBMS जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर DBMS जो है इंडेक्सेस मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। इंडेक्सेस क्या होते हैं आप लोगों को सबको पता है, जैसे बुक्स के इंडेक्सेस होते हैं, उसका मकसद क्या होता है? इंडेक्सेस में हम ये सेव कर देते हैं ये टॉपिक फलाना जगह पे है, ये टॉपिक फलाना जगह पर है। तो अगर किसी को टॉपिक सर्च करना हो कि ये टॉपिक पढ़ना है मुझे, तो उसमें डायरेक्ट पेज नंबर लिखा होता है, उधर जाते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। तो इंडेक्सेस से सर्च करना आसान हो जाता है। तो डेटाबेस भी जो है अपने पास इंडेक्सेस मेंटेन करता है, और उस इंडेक्सेस के थ्रू जो है हमारे पास क्विकली डेटा रिट्रीव हो सकता है। तो इंडेक्सेस जो है वो कीज़ की बुनियाद पे, आप कोई भी की बुनियाद पे, मिसाल के तौर पर आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का, तो आपने नेम के हिसाब से इंडेक्सेस बना लिए, तो अब नेम के हिसाब से चीज़ों को सर्च करना आसान हो जाएगा। तो इंडेक्सेस बनाता है डेटाबेस, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बैकअप मैनेजमेंट, बैकअप का काम करना, ठीक है। और क्या करता है डेटाबेस इसके अलावा? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करता है। मिसाल के तौर पर आपने कह दिया कि एज जो है 18 से अबव होनी चाहिए स्टूडेंट्स के टेबल में डेटा जाने से पहले, चेक हो गया। तो इस चीज़ को इंश्योर करना डेटाबेस का काम है। इसके अलावा डेटाबेस से एक फ़ायदा ये होता है, जब आप DBMS को बोलते हो कि मुझे ये क्वेरी चला के दो, आप SQL में क्वेरी देते हो, तो वो जो है इस क्वेरी का रिजल्ट ला के देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब डेटाबेस जो है ना, उसमें डेटा जो है कई तरह से मेंटेन हो रहा होता है। हमारे पास एक तरह का डेटाबेस है जिसमें टेबल्स की फॉर्म में डेटा होता है। नॉर्मली आप लोगों ने इसी तरह के डेटाबेस से अभी तक कंसर्न रहा होगा। टेबल्स की फॉर्म में जैसे स्टूडेंट है और कोर्स है, ठीक है। स्टूडेंट और कोर्स के दो अलग अलग टेबल हैं। अब कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक और टेबल बना लिया हमने, जिसमें स्टूडेंट और कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम से एक टेबल बना दिया हमने। तो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी और कोर्स की आईडी आ गई तो पता चल जाएगा ये स्टूडेंट जो है इस कोर्स में रजिस्टर है। तो ये रिलेशनशिप आ गया ना, स्टूडेंट और कोर्स को रिलेट किया हमने रजिस्ट्रेशन के थ्रू। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। जी माय डियर स्टूडेंट्स, यस सर। तो ये जो है ना, ये तो पुराना तरीक़ाकार था। इस फॉर्म में हम जो है, यानी हम एक डेटाबेस के अंदर क्या करते हैं, हम एक बड़े से डेटा सेट को हम छोटे छोटे रिलेशंस में ब्रेक कर देते हैं। ये एक बड़ा डेटा सेट है जिसमें स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन है, टीचर की भी इंफॉर्मेशन है। हम इसको जो है इस तरीके से ब्रेक करते हैं, कई छोटे छोटे टेबल्स के अंदर रिलेशंस बना के हम ब्रेक करके रखते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? हमारा मकसद होता है रिडंडेंसी कम से कम हो, डेटा जो है उसकी एक ही कॉपी बने, डेटा की मल्टीपल कॉपीज, यानी एक ही डेटा जो है कई जगहों पे ना पड़ा हो, ठीक है। अब जब आपको डेटा चाहिए, डेटा उठाना है, तो आप क्या करोगे? 2 या 3 टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाते हो, बोलते हो कि यहाँ से भी डेटा उठाओ। अब एक मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन में आपको जो है स्टूडेंट की भी आईडी सेव है और कोर्स की भी आईडी। स्टूडेंट की डिटेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के टेबल से आईडी उठाई और स्टूडेंट में जाके उस आईडी का डेटा उठाना पड़ेगा। कोर्स की डिटेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्स के टेबल में जाना पड़ेगा।
यानी रिलेशनशिप को जोड़ना पड़ेगा, इसको जॉइंस कहते हैं। अब ये जो जॉइन है ना, ये बड़ा स्लो होता है। डेटा जो है आपने सेव तो अच्छे तरीके से कर लिया कि उसमें जो है डेटा मल्टीपल जगहों पे नहीं पड़ा हुआ, एक ही डेटा की एक ही कॉपी बनी है। लेकिन जब इसका डेटा उठाना पड़ता है तो डेटा जो है बड़ा ही टाइम लगाता है उठाने में। ये प्रॉब्लम है रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ। जो हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेसेस है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसमें जॉइंस लगाने में बड़ा ही टाइम लगता है। ठीक है, रिडंडेंसी। अच्छा, आपका क्वेश्चन है रिडंडेंसी क्या होता है। रिडंडेंसी से मतलब है बेटा एक चीज़ की कई कॉपी मेंटेन हो, तो हम कहेंगे ये डुप्लीकेट हुआ है ना। ठीक है, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। इसकी एक मिसाल है कि आपके पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक टेबल है। अब आपने जो है मिसाल के तौर पर आपने जो है स्टूडेंट की आईडी सेव की, आईडी, नेम, और आपने टीचर का भी नाम सेव किया। टीचर की आईडी, टी आईडी कह दिया मैंने, और टी नेम। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें। जैसे स्टूडेंट आईडी 1 है, उसका टीचर जो है 7 है, ठीक है, जिसका नाम राशिद है। स्टूडेंट आईडी 2 है, एक और स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पर ये अली था, अली का टीचर राशिद है। एक और है सदफ़, स्टूडेंट 2, सदफ़ का टीचर भी 7 है, तो इसका नाम क्या होगा, राशिद नाम होगा इसका। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मुझे ये याद रखने की ज़रूरत थी कि टीचर जो 7 है उसका नाम राशिद है। ऊपर तो सेव है, लेकिन यहाँ पे दोबारा में डालना पड़ेगा। एक और स्टूडेंट है 3, ये जो है असगर, मिसाल के तौर पर असगर जो है ये भी टीचर 7 से पढ़ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, राशिद। अब एक ही टीचर है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, अभी तो सिर्फ मैंने नेम रखा है ना इसका, मैं टीचर का डिपार्टमेंट भी सेव करता अगर, तो डिपार्टमेंट क्या होता है, तीनों जगहों पे एक ही डिपार्टमेंट आता है। टीचर सेम है, आईडी सेम है, इसका टीचर का एड्रेस सेव करता। अब इतनी सारी चीज़ें टीचर से रिलेटेड है, लेकिन ये तो मैं मल्टीपल कॉपीज रख रहा हूँ ना, एक ही चीज़ के बारे में कई इन्फॉर्मेशन। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, बेस्ट तरीका, मैं इसको जो है अलग अलग 2 टेबल बना लूँ, एक में टीचर की इन्फॉर्मेशन रखूँ, एक में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखूँ, और इनको लिंक कर दूँ थ्रू सम मीन्स। आ रही है मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स आप लोगों को, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जी, यस सर। ठीक है। तो ये है रिडंडेंसी, एक ही चीज़ को बार बार सेव करना। इसको ख़त्म करने के लिए रिलेशनल डेटाबेसेस आए, लेकिन अब इसको जोड़ने में भी बहुत टाइम लगता है। अब ये जो जॉइंट्स लग रहे हैं इसमें बड़ा टाइम लग रहा है। तो फिर आए नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस में क्या करते हैं हम, माय डियर स्टूडेंट्स, हम एसक्यूएल की फॉर्म में क्वेरीज देते हैं। एसक्यूएल हमने थोड़ा सा पढ़ा, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो डू चेक इट आउट, गूगल क्लासरूम पे वो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो हमने जो है थोड़ा सा जो है रिलेशनल डेटाबेसेस में एसक्यूएल क्वेरीज को पढ़ा, लेकिन वो प्रॉब्लम वही है। अब हमारे पास जो सिस्टम्स बन रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा डेटा है, अब इस पर जॉइन लगाएंगे तो डेटा उठने में बहुत टाइम लगेगा। तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस ना है, इसमें क्या करते हैं हम डिफरेंट तरीके से डेटा सेव करते हैं। इसको हम डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस भी कहते हैं, और क्योंकि हम इसमें एसक्यूएल की क्वेरीज नहीं लगाते नॉर्मली, तो नॉट ओनली एसक्यूएल कहते हैं इसको, यानी इसमें एसक्यूएल में क्वेरीज नहीं लिखते, बल्कि हम इसमें डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डेटा रखते हैं। और इसमें जो है क्वेरीइंग का मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो
नॉर्मली जो है इसमें डेटा जो है जेसॉन फॉर्मेट में रखा जाता है। जेसॉन फॉर्मेट, जेसॉन फॉर्मेट क्या होता है मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहा जाता है इसको, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इसमें डेटा किस तरीके से रखा जाता है, कलेक्शंस की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, टेबल से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं करते हैं हम, रिलेशंस नहीं बनाते, डेटा को ब्रेक नहीं करते डिफरेंट कलेक्शंस में और उनके बीच में रिलेशंस नहीं बनाते। तो इसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि नॉर्मल डेटाबेसेस में होती हैं। जैसे इसमें रेप्लिकेशन की फैसिलिटी है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, आप एक डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज़ बना के रखते हैं ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे से हमें डेटा मिल जाए और फास्ट हो जाता है। अगर दो जगहों पे कॉपी पड़ी हुई है तो अगर एक बंदा आया जो कह रहा है मुझे डेटा दो, उसी दौरान दूसरा बंदा भी आ जाता है तो उसको दूसरी जगह से सर्व किया जा सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल काउंटर्स हों तो आप जब फास्ट सर्विस दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल रेप्लिकाज हैं तो आप क्विकली जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं मोंगोडीबी के अंदर ना, ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो डेटा इस तरीके से पड़ा होता है। ये जो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके पास डेटा पड़ा हुआ है ये जेसॉन फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे डिक्शनरी होती है ना पाइथन में, आप लोगों ने पाइथन तो पढ़ ली है, तो पाइथन में जिस तरीके से डिक्शनरी होती है इस तरीके से आपके पास डेटा है, जैसे नेम, एज, स्टेटस और ग्रुप्स, ठीक है। ये आपके पास जेसॉन फॉर्मेट है। अब हम जो है इसके एडवांटेजेस देखें। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हम मेंटेन करते हैं तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर नेटिव डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर, इंटीजर जो है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, फ्लोट होता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि इसमें आपको टाइम कम लगता है क्योंकि ज्वाइन नहीं होता, डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा उठा लो एक साथ, जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अलग अलग जगहों पे पड़ा हुआ ही नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें हैं, इसको क्विकली आप फैच कर सकते हो। तो एक और फ़ायदा होता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी की टर्म पता है आप लोगों को क्या होती है, स्केलेबिलिटी की टर्म किसी को आइडिया है स्केलेबिलिटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? जी, स्केलेबिलिटी क्या होती है तो बताएगा मुझे। देखें, स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है आपका सर्वर है, सर्वर पे लोड बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको स्केलेबल बनाने के लिए आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाओगे, आप नया पावरफुल सर्वर्स खरीद लोगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, स्केलेबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के, स्केलेबिलिटी क्या होती है? इसमें वालेकुम सलाम जी, जद्दान बोले। जी, मैं यही चीज़ ऐड करना चाहूँगा। स्केलेबिलिटी ये है कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो आपके जब आपके फिल हो जाते हैं, कोई भी مثلا उसमें हार्ड है, रैम है, या कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जो सर्वर के हैं वो कम पड़ जाते हैं, तो आप उसको वो बढ़ाना, और फिर आपकी लैंग्वेज जो है जो डेटाबेस है उसको स्केलेबिलिटी को सपोर्ट भी करती हो। और जो चीज़ बढ़ाने का प्रोसेस है इसको हम स्केलेबल कहते हैं, कि ये कोई भी चीज़ है इसको हम बढ़ा रहे हैं, रिसोर्सेज में हार्ड डिस्क को कम पड़ गया बढ़ा रहे हैं, या रैम को बढ़ा रहे हैं, या कोई भी चीज़, ये चीज़ बिल्कुल स्केलेबल होती है। इसको हम कहते हैं स्केलेबल। और जब अगर और दूसरी ये चीज़ कि उस लैंग्वेज के अंदर या मोंगोडीबी है या कोई भी है, सीक्वल सर्वर है या कोई भी डेटाबेस है, उसके अंदर वो फीचर भी हो कि वो स्केलेबल चीज़ों को वो जो है वो सपोर्ट करता हो। या like, मैं ये जो समझता हूँ इसके मुताबिक बिल्कुल सही यही है। कह रहे हैं आप कि स्केलेबिलिटी की सपोर्ट भी होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह जब हम क्लाउड भी पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा इस सीरीज़ का आखिरी कोर्स होगा प्रोग्रामिंग ट्रैक का, तो इंशाल्लाह क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ेंगे हम उसके अंदर।
तो हम देखेंगे कि जैसे हम कुबरनेटिस पे काम करेंगे, तो उसमें जो है कुबरनेटिस पे काम करने से ये फ़ायदा होता है, जब आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे जाते हैं तो उसमें स्केलेबिलिटी जो है ना बड़े अच्छे तरीके से हैंडल होती है। तो अच्छा, स्केलेबिलिटी जो है ना अब दो तरीक़ों से होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी और एक होती है वर्टिकल स्केलेबिलिटी। किसी को पता है क्या फ़र्क है दोनों में, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी और वर्टिकल स्केलेबिलिटी में? वर्टिकल तो वो होते हैं कि मल्टीपल सर्वर्स आपके जो है ना वो ऐड होते जाते हैं आप और हॉरिजॉन्टल मेरे ख्याल एक ही सर्वर के अंदर आप मल्टीपल रिसोर्सेज ऐड करते जाते हैं, आई नहीं, आप गेस ये रिवर्स उल्टा बोल रहे हैं आप। आपकी अच्छा बात उल्टा सही है बोल लेकिन गया। उल्टा बोल रहे हैं। अच्छा वर्टिकल अच्छा का सॉरी। मतलब क्या है, आप जो है एक ही कंप्यूटर है, उसमें रैम बढ़ा दो, प्रोसेसर बढ़ा दो, हार्ड डिस्क बढ़ा दो। अब कब तक बढ़ाओगे भाई, एक लिमिट होगी ना, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। ये वर्टिकली यानी ऊपर जा रहे हो बढ़ाते बढ़ाते। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, आप लेफ़्ट टू राइट, रिसोर्सेज राइट टू ऐड लेफ़्ट करते जाओ। सर्वर बढ़ाते रहो। सर्वर, एक सर्वर था, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है। ठीक है? तो उसमें सर इसमें कंप्यूटिंग पावर भी तो बढ़ जाती है ना, मल्टीपल सर्वर्स की जब पावर आती है तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है और शायद थोड़ी हॉरिजॉन्टल सी एक्सपेंसिव स्केलेबिलिटी भी है। ही, जी बिल्कुल, यही तो फ़ायदा है ना। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी का फ़ायदा क्या है, आप इसमें जितना चाहे बढ़ा लो। वर्टिकल में तो आपके पास प्रॉब्लम है ना कि एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप बढ़ाओगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही है। ठीक है? अभी स्क्रीन पे तो हुई नहीं ना बेटा, मैं सैयदा। तो मोंगोडीबी के अंदर क्या फ़ायदा है, आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कर सकते हो। यानी आप मोंगोडीबी का एक डेटाबेस है, उसको ब्रेक करके मल्टीपल सर्वर्स पे रख सकते हो। एक सर्वर, 2 सर्वर, 3 सर्वर, कई सर्वर्स के ऊपर रख सकते हो। ठीक है? ये फ़ायदा है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है उसको शार्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शार्डिंग। शार्डिंग का मतलब यही होता है, एक कलेक्शन है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम एक सर्वर पे रख दिया, एज दूसरे सर्वर पे रख दिया, उसकी क्वालिफ़िकेशन तीसरे सर्वर पे रख दी, उसका एड्रेस चौथे सर्वर पे। शार्डिंग का मतलब है एक कलेक्शन को ब्रेक करके कई जगहों पे रख सकते हो। यूँ भी कर सकते हो, कॉलम वाइज़ भी कर सकते हो, रो वाइज़ भी कर सकते हो। ठीक है? तो ये शार्डिंग के कई तरीके हैं। उसके अलावा मोंगोडीबी के अंदर जो है एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, इन मेमोरी डेटाबेसेस, इन मेमोरी स्टोरेज इंजन। ठीक है? इन मेमोरी डेटाबेसेस का पता है किसी को क्या चीज़ होती है बेटा? कोई बताएगा मुझे? देखो नॉर्मली डेटाबेस जो है ना हम कहाँ रखते हैं, हार्ड डिस्क में रखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं। तो हार्ड डिस्क जो क्वेश्चन है, क्या था? इन मेमोरी डेटाबेसेस क्या होते हैं? इन अच्छा मेमोरी अच्छा जो डेटाबेस। मेमोरी, जी जी, जो तो मेमोरी के अंदर आपको आपकी हाँ, जो उसके अंदर वो स्टोरेज होती है उनकी सारी की सारी, आम नॉर्मली वो आपको पता है कि हम सर्वर के ऊपर जो आपकी शेयर डिस्क होती है उसके ऊपर आपकी डेटाबेसेस होती हैं, लेकिन जी अगर आप समझ लें कि अब इसको मेमोरी जो कि फास्ट होती है उसके रिट्रीवल या जितने भी ऑपरेशन है उसके डिस्क की निस्बत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो इसलिए वो उनको मेमोरी में ले जाते हैं शायद। बिल्कुल सही बताया आपने। तो आप क्या करते हैं, डेटाबेस जो है नॉर्मली सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क में होती है, और आपको पता है हार्ड डिस्क बहुत स्लो है, स्लोएस्ट होती है। अगर आप उसको मेन मेमोरी यानी रैम में रख लें, तो रैम में रखने से क्या फ़ायदा होगा, ये सारा काम बहुत फास्ट हो जाएगा। डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो हम जो है सारा डेटा जो है मेमोरी में रख लें। और जब, अब नुकसान क्या है मेमोरी में रखने का, वो परमानेंट नहीं होगा। तो जब डेटाबेस बंद हो रहा हो तो फिर आप क्या करते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है आप डेटाबेस को परसिस्ट करेंगे, हार्ड डिस्क में सेव करेंगे। ठीक है? आपको फाइनल परमानेंट सेव तो करना होगा ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद या एट द एंड आप जो है उसको सेव करेंगे। तो ये इन मेमोरी डेटाबेसेस का फ़ायदा होता है कि बहुत फास्ट हो जाता है। तो मोंगोडीबी के अंदर इन मेमोरी डेटाबेस की सपोर्ट भी मौजूद है। तो इसमें मशहूर मशहूर जो इंजन है, रेडिस के नाम से बड़ा मशहूर इंजन है, REDIS। रेडिस आप इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, ये इन मेमोरी डेटाबेस है। तो ये AWS में भी इसकी सपोर्ट है, रेडिस की, और भी वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इन मेमोरी डेटाबेस है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो डेटा बहुत फास्ट जो है रिट्रीव होगा। ठीक है?
तो ये आपके पास रेडिस हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है अपने पास मोंगोडीबी चलाना है। तो मोंगोडीबी आपको जो है मोंगोडीबी डाउनलोड आप चले जाएं और मोंगोडीबी एटलस जो है आपके पास, यहाँ पे इस वेबसाइट से जो है आपको जो है मोंगोडीबी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, स्टार्ट फ्री, तो साइन इन करना पड़ेगा आपको और जो है फिर आपको जो है ये डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो मेरे पास डाउनलोड हुआ है। आप डाउनलोड करके इसको अपने पास जो है, ये मोंगोडीबी मेरे पास डाउनलोड हुआ है। जब मैं डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर दूंगा, तो इंस्टॉल करने के बाद ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। सी में इंस्टॉल हुआ है ये। ठीक है, मोंगोडीबी। तो ये इंस्टॉलेशन हो गई इसकी, माय डियर स्टूडेंट्स। और इसकी इंस्टॉलेशन के बाद जो है ना, ये जो आपके पास लोकेशन आ रही है बिन की, यहाँ पे सारा कुछ मोंगोडीबी पड़ा हुआ है। ठीक है, मोंगोडीबी की जो एक्जी फाइल है वो यहाँ पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कमांड, इसको जो है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालना होगा पाथ पे। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट चला गया, शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो पाथ कैसे सेट करते हैं। तो माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में गए, इन्वायरमेंट वेरिएबल में गए और यहाँ पे पाथ का इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा, इसको एडिट करके यहाँ पे मोंगोडीबी की लोकेशन जहाँ पे आपका सर्वर पड़ा हुआ है इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास सेट हुआ है। यहाँ तक के बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स? तो मोंगोडीबी को इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, इसमें ये भी है कि ऑनलाइन भी तो हम इसको कर सकते हैं अगर हम इसको डाउनलोड ना करें या ऑनलाइन भी हमें कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर जी सकते हैं, बिल्कुल ठीक कई ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी तो मैं अपने कंप्यूटर पे चलाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अब आपने क्या करना है, एक कमांड प्रॉम्प्ट लेके आपने मोंगोडी, अब जब आपके पास ये पाथ में आ गया तो आप कहीं से भी चला सकते हैं। तो मोंगो डी चलाना है पहले आपने, मोंगो डी। तो मोंगो डी से क्या होगा, मोंगो डी और माइनस डी बी पाथ देना पड़ेगा आपको। आपको एक फोल्डर बताना पड़ेगा जहाँ पे ये अपना सारा डेटा सेव करेगा। ठीक है, तो मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लिया, कहीं पे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, ये लोकेशन आपने देनी होगी, तो ये जो है मोंगो डी बी चल जाएगा। ठीक है, राइट। तो द सर्वर इज रनिंग नाउ। अब आप किसी दूसरे कंप्यूटर से या इसी कंप्यूटर पे रहते हुए मोंगो डीबी पे काम कर सकते हैं क्लाइंट, एज अ क्लाइंट। तो मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अलग से प्रॉम्प्ट खोलना है। एक तो सर्वर चलाया है आपने, सर्वर चल गया, अब क्लाइंट चलाना है आपने। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मोंगो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया, मैं प्रॉम्प्ट से आपको काम करना सिखा रहा हूँ मोंगो डीबी के। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? कोई इशू तो नहीं है? जी स्टूडेंट्स, हेलो? कोई इशू नहीं सर, कंटिन्यू। कोई इशू नहीं है, है स्क्रीन सबमिट अब नज़र आ नजर रही आ है? जी जी नजर आ रही है, नजर आ रहा है, प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है ठीक ब्लैक है, कलर का। हाँ कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब हम जो है, हमने पहले सर्वर चलाया और फिर अब क्लाइंट चला लिया। अब कुछ हम जो है टास्क करते हैं। ठीक है, हम जो है पहले कहते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस पड़े हैं। तो उसकी कमांड क्या है, शो डीबीज। ठीक है, हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं? 3 डेटाबेसेस हैं, एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल। ठीक है,
अब हम जो है कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, कुछ नेट से भी हम जो है हेल्प लेंगे। पहले हम जो है एक डेटाबेस बनाते हैं जो कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखेगा। इसका नाम हम स्कूल भी रख सकते हैं, इसका नाम हम स्टूडेंट भी रख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यूज़ स्टूडेंट डीबी, ठीक है। तो ये जो है एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना भी देगा। मैं शो डीबीज करूँगा तो अच्छा अभी नहीं बनाया इसने, अभी जैसे ही मैं इसमें कोई कलेक्शन डालूंगा तो ये बना देगा। तो मैं एक कलेक्शन डाल रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा इसका सिंटेक्स जो है ना जावा स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो मैं कहता हूँ db डॉट क्रिएट कलेक्शन। मैंने आपको बताया था कलेक्शन बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है। हम जो है जिस तरीके से जेसॉन पे काम करते हैं, नॉर्मली पाइथन में हम डिक्शनरी बनाते हैं, वैसे ही हम जो है यहाँ पे जेसॉन ये फॉर्म में डेटा देंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, सीजीपीए, एड्रेस, ये चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। आईडी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नेम, मैं कहता हूँ अली, एज मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर 25, सीजीपीए मैं कहता हूँ 3.5 और एड्रेस में कहता हूँ लाहौर, ठीक है। ये मेरे पास कलेक्शन है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं इस पर एंटर मारूंगा तो कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो है थोड़ा सा कलेक्शन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन भी दे दूं। क्रिएट कलेक्शन में आप जो है कलेक्शन का नाम देंगे, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शंस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपको db डॉट क्रिएट कलेक्शन का जो मेथड है उसमें नेम प्रोवाइड करना है। नेम क्या है, जैसे यहाँ पे मैं कलेक्शन का नाम जिस तरीके से टेबल का नाम होता है वैसे ही मैं यहाँ पे कलेक्शन का नाम दूंगा। मैं नाम देता हूँ मिसाल के तौर पर स्टूडेंट। इस तरीके से टेबल बनता है वैसे ही जो है कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। चलिए, फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। क्रिएट करते हैं। कलेक्ट क्रिएट करते हुए हम नहीं देंगे बल्कि बाद में जो है अब क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं शो डीबीज, कितने डीबीज बने। अब देखें स्टूडेंट डेटाबेस भी साथ साथ क्रिएट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डीबी के नाम से डेटाबेस क्रिएट हुआ है और मैं शो कलेक्शंस करता हूँ तो मुझे बताएगा एक स्टूडेंट के नाम से कलेक्शन भी क्रिएट हो गया है। आई थिंक डिस्क्राइब से ये स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दिखा देगा। अच्छा बाय डिफॉल्ट सर जीबी क्यों रखा होता है, यानी इसने स्टोरेज कैपेसिटी के मतलब जितनी भी वट एवर जितनी हो तो केबीज में है तो केबीज में ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट ही जीबी क्यों कर देता है? आप इसका मेरे ख्याल है उसको सेट कर सकते हैं कि वो जो है एमबीज में दिखाए। तो बहरहाल शो डीबीज की हेल्प अगर देखें आप तो ऑटोमेटिक भी हो सकता है कि केबी है तो केबी दिखाए, अगर है वो एमबीज में तो एमबीज और नॉर्मली जीबी। नॉर्मली केबीस में ही
होती है या बाइट्स में होती है, वो जो शो करते हैं डास प्रॉम्प्ट में जाके जो साइज होते हैं? नहीं, वो तो डायरेक्टरी वगैरह का दिखाता है, लेकिन ये मोंगोडीबी ने जो है जीबीज में रखा है क्योंकि ये डेटाबेस है, और डेटाबेस नॉर्मली बड़े कलेक्शंस होते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे बात हो रही है बिग डेटाबेसेस में। मोंगोडीबी बिग डेटाबेसेस में, बिग डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे जो है जीबीज में ही डेटा होता है, बल्कि टेराबाइट्स में भी चला जाता है। इस वजह से जो है ये अच्छा, जीबीज में। इधर एक लेमन क्वेश्चन और है सर, मतलब क्योंकि वो डेटाबेसेस अभी बिल्कुल हम तो ये है कि बस नाम ही सुने हुए हैं, तो ये इस तरह से तो यही राइट टाइम है शायद पूछने का कि वाई मोंगो डीबी। ओरेकल मौजूद है, कोई मारिया डीबी है, दिस एंड दैट, देयर आर सो मेनी अदर, तो वाई मोंगो डीबी? हाँ, इसका मैंने आंसर जो है इस तरीके से शुरू में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। मोंगोडीबी के मुकाबले में अगर आप जो है कोई एसक्यूएल डेटाबेसेस की तरफ जाते हैं, तो उसमें जो है जॉइंस रिलेशंस वो ऑप्टिमाइज्ड होते हैं स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर आप ओरेकल में डेटा रखते हैं तो वो कम स्पेस में ज़्यादा डेटा रख लेता है, लेकिन प्रॉब्लम आजकल जो है ना, स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज तो इतनी चीपर हो गई है, इतनी चीपर हो गई है, आपके पास टेराबाइट्स तो अब कॉमन बंदे के पास है, टेराबाइट्स ऑफ हार्ड डिस्क। तो प्रॉब्लम आती है अब रिट्रीवल की, कि टाइम कितना लगेगा डेटा उठाने में। तो मोंगोडीबी बहुत कम टाइम लेता है क्योंकि जॉइंस नहीं लगते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से जो है हम प्रेफर करते हैं कि मोंगोडीबी की तरफ जाएं। इसी तरीके से फायरबेस एक और डेटाबेस है, वो भी नो एसक्यूएल डेटाबेस है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या होता है, ये जो है रिट्रीवल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, फास्ट रिट्रीवल के लिए। तो अगर आप ज़्यादातर आजकल की एप्लीकेशंस देखेंगे तो हमें जो है फास्ट रिट्रीवल चाहिए होता है, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा है, तो इस वजह से मोंगोडीबी को प्रेफर किया जाता है। सर ठीक है। मैं अगर मैं डेटाबेस से चूंकि मैं काम करता हूँ, तो इसमें SQL सर्वर है या Oracle है, तो इसमें रिट्रीवल को तो फास्ट किया जा सकता है। वो वट एवर इंडेक्सेस लगाएं, पार्टीशन करें, कोई भी उसकी टेक्निक्स लगाएं, तो हम्म। और इसमें अभी देखें ना, ये स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल है। इसमें वो स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस हैं, ऑब्वियसली उसमें टेबल्स एंड कॉलम्स वगैरह होते हैं। तो इसमें इसमें चूंकि वो उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, तो आई मीन ये स्पेसिफिक टू द टास्क होती हैं डेटाबेसेस, कोई डॉक्यूमेंट बेस्ड होती हैं, कोई ये, और खास तौर पे ये टेक्स्ट बेस्ड हैं, कोई वीडियो बेस्ड हैं, कोई मोस्टली उसके पर्पसफुल होती है, एक पर्पस के लिए काम कर रही होती है। और अब चूंकि वेब का बहुत सारा डाटा जो है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड है, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है। मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है, ये वो। अब उसको हम स्ट्रक्चरल डेटाबेस में एडजस्ट नहीं कर सकते, आई गेस, और उसमें हम उस तरह फ्लेक्सिबल नहीं है, और जिसकी वजह से, और इसको रिट्रीवल फास्ट कैसे किया जा सकता है? दूसरी चीज़ ये है कि आप कहते हैं कि इसका रिट्रीवल फास्ट है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि बाकी दूसरी डेटाबेसेस से कंपेयर करें स्ट्रक्चरल डेटाबेस और नो एसक्यूएल में, तो इसका रिट्रीवल उससे बहुत फास्टर है बिग डेटा के ऊपर, पर्टिकुलरली अगर हम बिग डेटा की ही बात करें। जी। हाँ, इसकी मैंने रीज़न बताई ना आपको, कि इसमें जॉइंस लगते हैं। अगर जॉइंस, अगर आपने उसको देखा हो इंटरनली कैसे काम करता है, तो अगर आपके पास एक टेबल में जो सर है। जॉइंस तो डेटाबेसेस में होते हैं ना, ओरेकल है या SQL सर्वर है, जी हर जी। डेटाबेस जॉइन की फैसिलिटी तो देती है। लेकिन इसमें जिस तरह ये इन मेमोरी है, अब वो डेटाबेसेस भी जो SQL है या ओरेकल भी इन मेमोरी फीचर दे रही है, जो इसमें भी है, ठीक है। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि बिग डेटा के ऊपर कौन सी वो खास फीचर है, एक कोई कोई खास फीचर होगा जिसके ऊपर ये वाकई ही उसके स्पीड्स की जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगी बहुत ज़्यादा, रैदर के हम वो डेटाबेसेस यूज़ करें और इनके ऊपर स्विच करें और फ्रीवेयर के ऊपर। तो कोई ऐसा खास जो समझते हैं, मैं जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि ये सारे फीचर इंडेक्सेस हैं, पार्टीशन हैं, इन मेमोरी है, ये सारे फीचर्स उन डेटाबेसेस में अब आ गए हैं, जाहिर बात है। वो भी लाइसेंस हाईली पेड हैं डेटाबेसेस, जो उसमें उनको हम पे करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इन द कास्ट ऑफ लाइसेंस। तो ये भी ऑब्वियसली डेटाबेसेस हैं, इन्होंने भी अपने फीचर दिए हैं। तो वो कोई खास डिस्टिंक्शन इनमें हो जो कि इनको टेबल फास्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, वो जस्ट एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ, एक तो मैंने रीज़न बताया ना आपको कि जो है इसमें जॉइंस नहीं होते, तो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट है वो उठ कर आ रहा है। तो मतलब आप जो है एक कलेक्शन को जो है पार्टीशन नहीं करते, आप ब्रेक नहीं करते मल्टीपल सब रिलेशंस के अंदर, तो ओके। रिडंडेंसी होती है इसमें। तो जॉइन मतलब आपने एक चीज़ को ब्रेक करा ना, अब उसको आप जोड़ोगे तो फिर क्या होगा, टाइम लगेगा। तो सही यहाँ है, पे सही है। ब्रेक नहीं किया जाता, पहली बात तो ये। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कि जैसे जो है शार्डिंग हो गया, इस तरह के फीचर्स हो गए। और इसके अलावा जो है अगर आप जो है बिग डेटा को थोड़ा डिटेल में पढ़ें और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ें, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जो है ओरेकल वगैरह पे नहीं कर सकते, जो कि क्योंकि ये जो है की वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो यहाँ पे आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, लेकिन आप जो है मुझे ईमेल कर दें तो मैं इसकी फर्दर डिटेल आपको निकाल के ना बता सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा जो है कोई ना। नहीं, मैं जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन ही था कि कोई एक फीचर खास वो जिससे पता चल जाए कि ये वाकई ही रिट्रीवल में वाकई इसकी फास्ट है और ये हेल्पफुल है, और आप बता जहाँ दिए तक कि मैं जॉइंट्स समझूं भी होते हैं। इमरान भाई, जहाँ तक मैं समझूं जैसे सर कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली ये स्पेसिफिक होता है। अगर छोटे छोटे अगर हम लिखें ना, जो हमारी नॉर्मली लर्निंग पैराडाइम होती हैं या इनिशियल पैराडाइम होती हैं, उसमें वो डिफरेंस इतने वाजे तौर पे रिट्रीवल का भी ये वाजे नहीं हो सकता। जब रियल बिग डाटा होता है और आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उस वक्त ये जो फीचर्स होते हैं देन मतलब इट शोज इट्स स्ट्रेंथ के कौन सा किस वजह से बेहतर है और किस तरह से वर्क कर रहा है। समझ लग गई जिस सियासत, वो पढ़ा रही है उन्होंने सियासत। टाइम तक हम देखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है नुमान सर, बहुत शुक्रिया, हाँ, जैसे आगे मैंने बढ़िए। आपको बताया ना कि आप एक रिलेशन को ब्रेक करके रख रहे हैं ना। अब जब इसको जॉइन लगाएंगे आप, तो देखें ना, अगर एक टेबल में बिलियन रिकॉर्ड्स हैं, दूसरे में बिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो बिलियन स्क्वायर हो जाएगा जब आप इसका जॉइन लगाएंगे तो। ठीक है, तो बहरहाल गुड क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं डी डॉट स्टूडेंट, डी स्टूडेंट, बल्कि कलेक्शन हमारा स्टूडेंट के नाम से, डॉट इंसर्ट। अब यहाँ पे जो है हम, अभी तक इसका स्कीमा डिफाइन नहीं था, अब हम इस डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हम जो है कहते हैं आईडी के तौर पर 1, नेम अली, एज 25, एड्रेस लाहौर मिसाल के तौर पर। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप जो है प्राइमरी की भी बता सकते हो। जी हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग हैं मेरे साथ? सर हम आपके साथ हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है इसकी पर इंसर्ट की हेल्प जो है आप लोगों को, मोंगोडीबी इंसर्ट कलेक्शन या इंसर्ट डॉक्यूमेंट। तो हम देखते हैं इसको, तो किस तरीके से डॉक्यूमेंट इंसर्ट होता है। तो इंसर्ट में जो है आप पूरा डॉक्यूमेंट जो है जेसॉन फॉर्मेट में दे देते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प अगर देखें, जैसे आपने किया, ठीक है, तो हम क्या आइटम बता रहे हैं और उसका कार्ड उसकी 15 है, और अगर फील्ड आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं फील्ड। यहाँ पे आप जो आईडी फील्ड भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिक कर देगा। तो हम यहाँ पे एक आईडी की फील्ड भी ले लेते हैं। सर आपकी स्क्रीन स्टक है कि हमारी स्टक स्टूडेंट है? आईडी स्क्रीन स्टक लग रही है सर। सर स्क्रीन स्टक है, कनेक्शन का प्रॉब्लम लग जी। रहा है। ये जो आपने इंसर्ट किया उसके बाद से स्क्रीन आपकी स्टक अच्छा है मुसलसल। जी, अब आवाज़ सही आ रही है? आवाज तो आ रही थी, स्क्रीन स्टक थी, अब ठीक हो रही है स्क्रीन, मेरा ख्याल है अब ठीक है, ठीक चल है, रही मैंने अपना स्क्रीन। कनेक्शन स्विच कर लिया। जी। तो अच्छा सर, यहाँ मेरा पे आप यहाँ पे देखें। एक और क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ? जी जी पूछें। ये जो डेटाबेस आपने कलेक्शन बनाई है सर अभी, और ये जो डेटाबेस का
स्ट्रक्चर क्या होता है? ये फाइल जो है कलेक्शन कहाँ पे जाके स्टोर हो रही है? सर्वर के ऊपर को फाइल की टेक्स्ट फाइल की फॉर्म है, या इसकी एक्सटेंशन क्या है और इसका साइज का लिमिट क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में पूछना नहीं नहीं, चाह रहा था। टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल नहीं होता, इसका अपना फॉर्मेट है। जी तो मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। तो जैसे मैंने ठीक है। इंसर्ट किया, ये इंसर्ट हो रहा है ना पीछे, तो ये यहाँ पे बन रहा है डी ड्राइव में जो है। तो आप ये देखें, ये कलेक्शन जो है यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो सर ये तो जैसे मैं इतनी बड़ी फाइल बन जाएगी, तो इसका क्या कोई लिमिट होती है कि इस साइज के बाद ये ब्रेक कर देगा फाइलें, या छोटी छोटी फाइलें बनाता जाएगा? ये क्या कि ये बड़े साइज की बड़ी बड़ी फाइलें बना देगा? ये इसका क्या करेगा वो? यहाँ पे अभी आपने जो है, मेरा ख्याल है ये हर कलेक्शन के लिए जो है एक फ़ाइल बना रहा है। ठीक है, तो जितने कलेक्शंस होंगे उतनी फाइलें होंगी। बहरहाल इसका इंटरनल फॉर्मेट है, इसके फॉर्मेट को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है। ठीक है सर, तो ओके, नो प्रॉब्लम। ये जो है आपने जो है इंसर्ट कर दिया डेटा। वैसे सर एक अब काइंडली रिक्वेस्ट है, क्योंकि मोस्टली जी जो डेटाबेसेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं ये समझ रहा हूँ, मेरी तरह ही हो गए मोस्ट ऑफ। तो वो ये है कि जहाँ आप ये समझे ना कि ये क्वेश्चन मतलब एक डेटाबेस के स्टूडेंट के लिहाज से होना चाहिए और हम नहीं पूछ पाए, तो आप काइंडली उससे खुद वो क्वेश्चन भी पूछ के या बता के ये क्वेश्चन होना चाहिए और उसका आंसर भी देते जाइएगा, ताकि फिर ठीक हमें भी समझ आ जाए किस किस्म के क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक ठीक कौन ठीक। से नहीं करने चाहिए। जी थैंक अच्छा, यू। आप ये आप लोगों को प्राइमरी की का तो आइडिया है ना? प्राइमरी की क्या होती है? मैं एग्जैक्टली सर, आइडिया है, मुझे आइडिया है बाकी से। हाँ ठीक सर है। रिपीट कर दें। प्राइमरी प्राइमरी की क्या होती है बेटा? प्राइमरी की ये होती है कि आपके पास जो है एक ऐसी की होती है, एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें हमेशा यूनिक वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट की आईडी हमेशा यूनिक होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। ठीक है, तो वो उसकी मदद से हम शनाख्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अली का जो रिकॉर्ड है उसकी शनाख्त किस तरीके से होगी? उसकी आईडी से होगी, आईडी वन। जैसे हम जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हमें एक आईडी मिलती है जो हमारी यूनिक होती है, तो वो हमारी शनाख्त होती है। जब भी आपको पुकारा जाएगा उस आईडी से पुकारा जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस में भी इसी तरीके से आपकी शनाख्त बनाने के लिए एक प्राइमरी की होती है। तो इट्स लाइक अ प्राइमरी की, ये जहाँ पे जो आईडी है ना, तो ये आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो अब अगला टास्क हम करते हैं, कलेक्शंस हमने देख लिए। हम जब फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट के कलेक्शन में जो है क्या डेटा पड़ा हुआ है, तो db.student.find मैंने करा, और मैंने फाइंड करते हुए कोई क्राइटेरिया नहीं बताया, तो ये सारे रिकॉर्ड्स लेकर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी एक ही रिकॉर्ड है, सारे तो रिकॉर्ड जो आ रहे हैं वो एक ही रिकॉर्ड है, तो वही शो हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, वो स्टूडेंट लेकर आओ जिसका नाम जो है अली हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों की? यस सर। तो अच्छा सर, अगर कोई ऐड करना हो, जैसे कि फर्ज करें कि स्टूडेंट है तो क्लास ऐड करनी है, यानी कि अगर स्टूडेंट के साथ एक ये भी होना चाहिए ना, एक कॉलम क्लास का भी, ठीक है, या लेवल का, तो हाँ, फिर हम उससे कैसे करेंगे? बस आप जो है दोबारा इंसर्ट करें तो आप जो है मिसाल के तौर पर मैंने कहा ID 2, और लीमेट किया मैंने, और मैंने कहा इसकी क्लास भी होनी चाहिए ना, तो इसकी मैं क्लास भी ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये अब जो है उसमें उसका एक कॉलम बढ़ा दिया उसने। सारी चीज़ें शो करानी है हमने, तो यहाँ पे इसने एक कॉलम बढ़ा दिया, एक कलेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे जो है इसने नहीं लिखा, तो अगर मैं सर्च करूँ और मैं कहूँ कि
वो स्टूडेंट दिखाओ जिसकी क्लास जो है खाली है। तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास क्या हो गई, नल हो गई है। जब उसकी क्लास का एट्रीब्यूट नहीं है तो नल है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों की? ठीक है सर, इसका जीयूआई नहीं होता सर, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ ज़ाहिर है कि जो अब जनरेशन आ रही है ज़्यादा वो जीयूआई ओरिएंटेड है, तो हाँ, जो ही इसके ये जीयूआई वाला आता है तो कुछ। जी जी जीयूआई से भी कर सकते हैं। इसका जो है अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ जीयूआई। मोंगोडीबी कंपास का जीयूआई भी है तो और असल में अब ठीक है, ज़्यादा लोग कलरफुल हैं, वो ब्लैक एंड वाइट से जो है वो थोड़ा सा होता है कि हाँ यह कमांड है यहाँ वो से ये। कर सकते हैं आप, इससे कनेक्ट करके जो है काम कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जीयूआई जो है ना वो लिमिटेड फीचर्स देता है। तो इफ़ यू वांट टू मास्टर समथिंग आई वुड रिकमेंड कि आप जो है इसको कमांड फॉर्म से करना सीखें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे नहीं जीयूआई में। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक है कि अगर लिनक्स हो या दूसरे हो तो कोई फील में चेंज होगा इतना कुछ? नहीं नहीं, ये जो है ओपन सोर्स है तो ये लिनक्स पे भी चल जाएगा, विंडोज़ पे भी चल जाएगा और कोई फ़र्क नहीं है, सारे फीचर्स सेम होंगे। ठीक है, राइट। अच्छा जी। तो मैंने आपको सर्च करने का तरीक़ाकार भी बता दिया। लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरा ख़्याल है एक नॉर्मल कंप्यूटर अगर आपका डुअल कोर है तो उस पे भी चल जाएगा। ये डुअल कोर या कोर टू डुअल पे भी चल जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसी तरीके से अगर आपने डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स और इंसर्ट कर लें हम। अच्छा, ये पाइथन वगैरह या सी प्लस प्लस जो या जावा वगैरह उसके लाइब्रेरी अवेलेबल हैं जो इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, स्टोर और जो है ना रिट्रीव करने के लिए हो? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है ये जावा में भी कनेक्ट हो जाएगा और ये जो है पाइथन पाइथन में में भी? भी, जावास्क्रिप्ट में भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट। ये ऑनलाइन भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन जो मोंगो डीबी की लैब जो है, मोंगो लैब पे आप जो है इसको अपना डेटाबेस क्रिएट करें और उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। रजा कुछ यहाँ पूछना पे चाह एक रहे हैं और सर, रिकॉर्ड मैंने हैंड इंसर्ट रेज कर किया दिया उन्होंने। मैं। जी रजा, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मोहम्मद रजा, मेरा जी जी वालेकुम सर, सलाम। आवाज़ आ रही जी जी है? मेरा सर सवाल ये था, जैसे आपने स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस के हवाले से बात की थी कि उसके अंदर इंटेग्रिटी कंट्रोल्स होते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसा फील हो रहा है कि वो इंटेग्रिटी तो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी डेटाबेस की। कोई फॉर एग्जांपल क्लास डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा है, तो ये किस तरह से फिर कंट्रोल हो रहा होगा? अच्छा, इंटेग्रिटी कंट्रोल जो है आप आई थिंक कुछ हद तक तो आप कर सकते हैं मोंगोडीबी पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जो आप, आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंसर्न जो है आप प्रोग्राम्स के थ्रू जो है हैंडल कर सकते हैं। प्रोग्रामर बीइंग अ प्रोग्रामर जो है इसको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, आप जो अच्छा, है ये इसको नन नन इंटेग्रिटी इस वजह से तो नहीं है कि हम जब नो एसक्यूएल कह रहे हैं, मतलब यानी कि ये है स्ट्रक्चर्ड के ही जा ही अगेंस्ट में है, तो इसलिए ऐसे है? नहीं, इसका स्कीमा तो बनता है। आप जो है ना ये प्योरली जो है नॉन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसका स्कीमा बनता है। जब आप इसमें कलेक्शन डालते हैं ना, स्कीमा बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, आपकी बात सही है, अच्छा, लेकिन जो है स्कीमा हम अगर ये व्यू कर सकते हैं, फर्ज करें हम स्कीमा व्यू करें तो फिर वो जिसके ज्यादा फीचर्स हैं, जिसके ज्यादा कॉलम्स हैं, उसको बेस लेता है कि हर एक का मुख्तलिफ स्कीमा बनता है। विद इन जी एक जी, अगर आप स्टूडेंट बिल्कुल सही बना कह है रहे हैं। बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। जो वी नीड सब टू कुछ है सी ना स्कीमा, कंबाइंड करके मतलब जो है। यूनियन ले लेगा तमाम उसका ना, जितनी फील्ड्स अच्छा बनेंगी अच्छा, मैक्सिमम वो जो है उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, सही सही। क्योंकि क्वेरी तो आपने लगाई थी, लग गई थी नल, इसका मतलब उसने चेक किया था उस पे जाके, तो उसने देखा क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए हाँ उसने उसमें छोड़ कुछ भी दिया। नहीं पड़ा हुआ ना, नल स्कीमा तो मौजूद है ना उसमें, कॉलम तो मौजूद है कुछ
नहीं क्लास अच्छा एग्जिस्ट करती है, उसमें स्कीमा सर पड़ा हुआ स्टूडेंट्स कुछ को नहीं बता है। दें जरा, स्कीमा का उन्हें फिर आइडिया नहीं होता अक्सर स्टूडेंट्स जो डेटाबेस से रिलेटेड नहीं, तो उन्हें दो जरा मिनट स्कीमा का थोड़ा सा। 2 मिनट इसकी में क्या होता है मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ अभी। 2 मिनट रुकिए जरा, अजान हो जाए। अच्छा जी, माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी बार हमने जो टर्म यूज़ की स्कीमा की, तो आप सबको पता है स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जो है आपके डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर इसमें जो है कौन कौन से कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी जो है वो इंटीजर है, उसकी डेटा टाइप, स्टूडेंट नेम उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एज की डेटा टाइप इंटीजर है। तो कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनकी डेटा टाइप क्या है। इसके अलावा अगर हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है तो उसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन होती है कि उसमें जो है कोई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट तो नहीं लगा हुआ, प्राइमरी की कौन सी है, इंडेक्सेस कौन से हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है डेटाबेस के टेबल से रिलेटेड या कलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो अलग से डेटाबेस रखता है, इसको हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी कहते हैं आप इसको। ठीक है, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन। राइट स्टूडेंट्स, तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के, आई होप। जी तो सर। अब हमें अगर जो है कोई इंफॉर्मेशन रिमूव करनी हो तो कैसे करेंगे? रिमूव भी वैसे ही काम करेगा, db.student.remove। और मिसाल के तौर पर मैंने क्या क्राइटेरिया दे रहा हूँ, किस बेस पे रिमूव करना है। ठीक है, जिसकी आईडी 3 है उसको रिमूव कर दो। तो रिमूव हो गया। अब मैं चेक करता हूँ कौन कौन से मेरे पास रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब कितने रिकॉर्ड रह गए? 2 रह गए, एक रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर है? जी सर, एक चीज बताना है, यहाँ से जो जी डेटा जी। रिमूव हो रहा अब है तो वो जी जी परमानेंटली पूछें। होता है या? आपकी आवाज़ कट रही है कल्याण। मैंने सर परमानेंटली डिलीट होगा या सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें हाँ, ये विजुअली? परमानेंटली स्टोर हो जाएगा पीछे ना, जी। परमानेंट है ये। अभी इन ओके। मेमोरी तो परमानेंटली डिलीट हो गया, परमानेंटली। ठीक है, और ओके। एक अभी एक इन फील्ड, मेमोरी तो हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं ना। एक कॉलम भी सर क्या कह डिलीट रहे कर हैं? सकते हैं, एक कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। नहीं, कॉलम कैसे डिलीट करें? कॉलम नहीं डिलीट हो सकता। जैसे जैसे क्लास है हमने ऐड की है, जब ऐड कर सकते हैं तो ज़ाहिर ये फीचर भी होना चाहिए कि कोई सर्टेन फीचर है लेटर ऑन हम कहते हैं क्लास रहने देते हैं, हमें पहले पता है कि ये सारी एक ही चीज़ की है, तो क्लास को रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉलम रिमूव मैंने नहीं देखा, मैं देख लूँगा। मेरा नहीं होना ख्याल। चाहिए।
मेरे ख्याल में अगर ऐड है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए। देख लें, क्योंकि मेरा जो मैं एसक्यूएल पे काम करता हूँ तो एसक्यूएल में ये होता है कि अगर डेटा आपके पास जो है मौजूद है उस पर्टिकुलर कॉलम में तो आप रिमूव नहीं कर सकते फिर उसको, ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर जो है ऑल्टर टेबल करते हैं कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर खाली हो कॉलम, हम्म। अगर कॉलम भरा हुआ है तो आप जो है उसको डिलीट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए तो फिर सही। वर्क अराउंड बनाना पड़ेगा, कोई डाटा मूव करके एक नया बना के कलेक्शन, उसमें एक कॉलम कम रख के बाकी डाटा मूव करके वो फिर ये कलेक्शन मूव करनी पड़ेगी। बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल। फिर हमें लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा। बट आई थिंक ये होना चाहिए। अगर ऐड की फैसिलिटी है तो रिमूव की भी लाजमी होगी, वो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, हम खुद भी R&D शायद लेता कर हूँ, लें जी मैं देख लेता हूँ इसमें। MongoDB रिमूव रिमूव कॉलम फील्ड। फील्ड, ये हो नहीं सकता कि अगर एक चीज उन्होंने ऐड में दी है और जिस तरह से जाज साहब ने अभी कहा अगर रिमूव में ना दी है तो थोड़ा सा शायद देखना पड़ेगा वो हमें। हाँ है तो ये अनसेट के नाम से। जी सर, ये लॉजिकल है ना कि एक चीज ऐड की, जिस तरह से जाज साहब ने भी कहा कि ऐड कर सकते। बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। जी जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लें, तो रिमूव हो सकता है। अच्छा, रिमूव मैंने बोला कि आपने कोई कलेक्शन में से जो है कोई डॉक्यूमेंट रिमूव करना है, मैंने बता दिया। इसी तरीके से जो है आपने जो है सर्चिंग जो है थोड़ी सी कस्टमाइज किस्म की करनी है, एडवांस सर्चिंग करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं उसकी आपको जो है इसके पूरे जो है ना एक सिंटेक्स है जो कि जेसॉन बेस्ड है। मल्टीपल कंडीशंस देनी हो तो किस तरीके से देंगे, इसकी जो है मैं आपको जो है हेल्प दिखा देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मुझे जो है कहना है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका नाम अली है या एज जो है 20 से कम है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी एज जो है 20 से अबव है उसको कैसे फाइंड करेंगे, या अबव है या लेस है। तो हम लिखेंगे $GT डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, और यहाँ पे हम पहले देंगे एज, ठीक है। अब एज की वैल्यू जो होगी वो आप क्या देंगे, वो इटसेल्फ जो है जेसन होगा GT20, ठीक है। ये सिंटैक्स समझ में आया आप लोगों के? जीटी ग्रेटर देन सर। हाँ। अब एज के अंदर आपने कहा, या मैं इक्वल्स कहता हूँ नेम को, ठीक है। नेम जो है सलीम हो। वैसे तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, तो सलीम वाला आ गया उठ के, ठीक है। और सर ग्रेटर देन से पहले ये डॉलर साइन क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये स्पेशल ऑपरेटर है ना, ये कोई फील्ड नहीं है। हम तो फील्ड के लिए यूज बगैर डॉलर के यूज करते हैं ना, जब हम ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हैं तो हमें डॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीगेट से एग्रीगेट तो नहीं है, ऑपरेटर है बस, तो ये डॉलर लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से आप जो उसमें दो कंडीशन लगा रहे हैं, जिसका नाम अली हो या एज लेस देन 20 हो या ग्रेटर देन 20 हो। नाम अली हो तो हम जो है दो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, और की कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, तो और ठीक है। अब और की कंडीशन जो है हम लगाना चाह रहे हैं, नेम क्या हो
पहली कंडीशन जो है नेम अली हो, और दूसरी कंडीशन क्या है और के लिए? और तो मैं देख लेता हूँ। स्लिम कर दें। हाँ लेकिन जो है और के साथ किस तरीके से? तो डॉलर और यूज होगा, हाँ ऐसे ही देंगे एक्सप्रेशन में, ठीक है। वो जो है आपको जो है नेम अली हो गया, और दूसरी कंडीशन क्या लगा रहे हो आप कि यार नेम एज? इज इक्वल स्लिम। हाँ चलें यूँ भी कर सकते हैं। मैं अभी एक कंडीशन तो ये है कि नेम अली हो या एज जो है ग्रेटर देन हो 20 से, ठीक है। ये दो कंडीशन लगा दी, या तो नेम अली हो या एज ग्रेटर देन 20 हो उसका। और अच्छा गलती कर रहा हूँ, और की कंडीशन जो है, और जो है उसके साथ जो है स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में दो कंडीशंस आ जाएंगी। अच्छा सॉरी, किस चीज़ को करना है हमने? एज, एज बताना पड़ेगा ना, एज ग्रेटर देन 20। ये आ गया, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, हम जो है स्टूडेंट को अपडेट करते हैं, सलीम को। नेम सलीम, और हम क्या कर देते हैं, एज है या अली की एज को 3 कर देते हैं, ठीक है। अब हम रिकॉर्ड चेक करें अगर, तो अच्छा इसने बाकी कलेक्शन इसका पूरा उड़ा दिया। ये क्या हुआ सर, इसने अपडेट नहीं किया, क्या किया? नहीं अपडेट तो किया उसने, लेकिन जो है मैं जैसे कहता हूँ, अपडेट तो किया उसने, लेकिन जो है ना बाकी उसने इसकी इंफॉर्मेशन जो है रिमूव कर दी। रिप्लेस कर दिया, अपडेट तो ना हुआ, ये रिप्लेस हुआ एक पर्टिकुलर। हाँ रिप्लेस हुआ। अच्छा जी, तो अब एक काम करते हैं, अब ये कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। ये वाली है, ये वाली, या तो नेम अली हो, नेम अली हो तो फिर हमें एज देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला वाला रिकॉर्ड जो है वो कि उसकी एज 20 से कम है, लेकिन क्योंकि उसका नाम अली है तो वो आ जाएगा। और दूसरा वाला रिकॉर्ड वो कि उसका नाम अली नहीं है लेकिन उसकी एज 25 से है, तो वो इस वजह से आ जाएगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आ जाना चाहिए, तो दोनों रिकॉर्ड आने चाहिए, तो दोनों रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं मोंगोडीबी के ऊपर। तो अब अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो मोंगोडीबी को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ट्रांजैक्शंस की भी सपोर्ट है इसके अंदर, एग्रीगेशंस, इंडेक्सेस की भी सपोर्ट है, सिक्योरिटी, रेप्लिकेशन, शार्डिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसी तरीके से वो तमाम स्टूडेंट जिनका नाम आसिफ हो या एज लेस देन 20 हो वो उठा लें।
एड्रेस अली के एड्रेस को जो है पिंडी कर दें, अली का एड्रेस चेंज करना चाहें। रिमूव द स्टूडेंट्स लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 से बिलो हो उसको रिमूव कर दें। तो इसको चला लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम रिमूव करते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी एज जो है लेस सर एक चीज इस एक चीज हम मिस कर गए। चलिए ये तो हो गया। ये कि जब हम अपडेट कर रहे हैं तो हम एक चीज अगर अपडेट करना चाहे जैसे एज करना चाहिए, उसने पूरा रिकॉर्ड रिप्लेस कर दिया। जी तो जी हम सिर्फ बिल्कुल। अगर एक ही फील्ड को करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे? पहले हम इसको देख लेंगे नेक्स्ट करने से पहले कि हाउ टू जस्ट अपडेट वन सिंगल फील्ड। ठीक है, अगर हम अच्छा, एक को करना चाह रहे हैं, इस केस में तो हम हमारे साथ हैंड हो गया ना, हमारा रिप्लेस हो गया। तो हम इस चीज को हाँ देखें पहले, तो इसको फिक्स करें जरा ना, तो फिर उसके हाँ, बाद तो हम नेक्स्ट मुझे बढ़ते हैं। ये जो है इसमें एक फ्लैग सेट करना होगा जहाँ तक कि मुझे याद पड़ रहा है। मोंगो डीबी अपडेट जस्ट वन फील्ड। तो हाँ ये रहा ना, सेट के थ्रू हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर db डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, आईडी 2 है यानी सलीम, सलीम की मैं एज मैंने यहाँ पर आएगा हूँ एज जो है 30 कर देता हूँ। पूरी नहीं थी इसका मतलब है इसमें चला ही नहीं। इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आईडी 2 है। तो ठीक है, तो ये पार्शियल अपडेट हो गया, सेट के थ्रू होगा। ठीक है, ठीक है सर, यानी कि सेट का हमें ऐड करना होगा, उसके हाँ बाद ये अपडेट करेगा सेट जी। के बाद जो है ये कर सकते हैं आप। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई थी हमारी, हम डिलीट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं जिसकी एज जो है 18 से तो हो, बराबर हो, लेस देन इक्वल टू 30 हो और 18 हो। ठीक है जी, तो अब वो स्टूडेंट रिमूव हो गया। तो ये जो है थोड़ा सा तारुफ था मोंगो डीबी का। वैसे तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है ये, तो बट इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इसी लैब मैनुअल में जो है अगर आप देखें तो इसके बाद जो है मोंगो डीबी को जो है जावा से कनेक्टिविटी करके बताया गया है। तो जावा से अगर कनेक्टिविटी करना चाह रहा है कोई, तो आप जो है इसका आपको ड्राइवर चाहिए होगा। और सेम गोज़ फॉर पाइथन, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन पाइथन पाईमोंगो के नाम से आई थिंक एक ड्राइवर है। तो मोंगो डीबी
कनेक्टिविटी विथ पाइथन। तो पाईमोंगो जो है पाइथन ड्राइवर है, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जाके पिप इंस्टॉल पाईमोंगो। हाँ, ये लैब मैनुअल में शेयर कर दूंगा बिल्कुल आपके साथ ना। तो पाईमोंगो आपने इंस्टॉल किया, और अब मैं अगर नोटबुक ले लूँ यहाँ पे, तो अभी आज 21 है, तो मैं जो है पहले चेक करता हूँ मोंगो क्लाइंट इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो मोंगो क्लाइंट इंस्टॉल हो गया, और मोंगो क्लाइंट के थ्रू जो है मैं कनेक्ट होता हूँ मोंगो डीबी URL। अच्छा जी, URL क्या होगा ये, इसका पूरा जो है फॉर्मेट होगा एक ना URL का। तो सर जो आपने सेम कमांड प्रॉम्प्ट के रन में कोड्स वो हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जहाँ आपका क्लाइंट जी पड़ा हुआ है सर। हाँ, वो तो मुझे पता है, जहाँ पे जो है आपका लोकल होस्ट आएगा। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है, सैयदा गालिबन सैयदा ने क्वेश्चन किया है, बेटा ये जो हमने जो है प्रॉम्प्ट पे जो काम किया है ना, आप इसको पाइथन के थ्रू करेंगे। तो हम पाइथन के कोई ऑब्जेक्ट बना के ना, जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के हम जो है ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। तो 27017 डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, तो इस पोर्ट पे जो है हम कनेक्ट हो रहे हैं, इसी जो हमारा सर्वर चल रहा है उसी से कनेक्ट हो रहे हैं हम। तो कनेक्ट हो गया, अब आप इस पर कमांड्स सारी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर क्लाइंट कनेक्ट हो गया। अच्छा, DB टू क्लाइंट डॉट स्टूडेंट है, आई थिंक स्टूडेंट DB बिजनेस है क्या है। स्टूडेंट डीबी कर लें सर। तो अब हमारे पास स्टूडेंट डेटाबेस आ गया, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, DB डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट था स्टूडेंट्स था, ये कर्सर आ गया। अब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। चलिए, स्टूडेंट तो नहीं है। जी ठीक है, ये हमारे कलेक्शन आ गया, ठीक है। एक ही डेटा पड़ा हुआ था, राइट स्टूडेंट्स।
तो यू कैन सी कि जो है हमारे पास हम कलेक्शन किस तरीके से उठाया, क्लाइंट डॉट स्टूडेंट डी बी करके हमने जो है कलेक्शन उठा लिया। फाइंड में जो है आप अब ये जो डीबी आ गया ना आपके पास, अब इस पर बिल्कुल वैसे ही काम कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ यू हैव वर्क इन द कंसोल, तो यू कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन हियर। आप यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि नेम जो है अहमद हो, तो वोट क्या आ जाए, तो अहमद तो है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। ठीक है, नेम जो है सलीम हो, तो ये सारी चीज़ें जैसे वहाँ पे की थी आपने, सलीम वाला रिकॉर्ड उठ के आ गया। इंसर्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे जो है आपके पास सारी हेल्प मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप लोग इंसर्ट करोगे, राइट। तो इंसर्ट करना जैसे यहाँ पे जो है बताया हुआ है इंसर्ट किस तरीके से करना है। तो इंसर्ट है, इंसर्ट वन भी है, इंसर्ट के थ्रू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है db.student.insert करता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ आईडी। अच्छा, आईडी अगर आप छोड़ देते तो वो खुद ही आईडी दे देता है आपको। आईडी 4 कह दिया मैंने, स्टूडेंट आईडी, नेम ली, ठीक है, 30, एड्रेस क्वेटा, ठीक है, और क्लास डेटा, ठीक है। तो अच्छा, आईडी भी कोटेशन में देनी होगी क्योंकि आप पाइथन से करते हो इसको। तो ये इंसर्ट हो गया। अब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको रिकॉर्ड मिलने चाहिए, आई थिंक। इंसर्ट अंडरस्कोर 1 यूज़ करें। क्या कह रहा है ये, डुप्लीकेट की, अच्छा और की जगह इंसर्ट, इंसर्ट करने के बाद जो है हम दोबारा फाइंड करते हैं ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये 3 रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अली जो है 2 बार हो गया, अगर आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, फील्ड्स के नाम लिखना लाजमी होता है कि ये अंडरस्टूड नहीं ले लेता कि चले जी हम देते जाएं कॉमा डाल के सिर्फ उसकी वैल्यूज देते जाएं। एवरी टाइम एक्चुअली फील्ड का नाम देना ये काफ़ी अनाइंग होता है, मतलब वो नेम कुछ आप मिस्टेक कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप टाइप करेंगे उतनी मिस्टेक करेंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर कॉमा डाल के तो देते जाए तो ऑटोमेटिकली नहीं कर देगा कि ओके कि डाटा अच्छा, टाइप मैंने उसके देखा अंदर नहीं, मैं देख करता लेता जाएगा। हूँ, अभी देख लेता हूँ। मोंगोडीबी कॉलम में डिफ़ॉल्ट या चीज़ है। इंसर्ट विदाउट फील्ड नेम। मैंने देखा तो नहीं इस तरीके से, एसक्यूएल में तो हो जाता है बिल्कुल, आप उसी वो उसका सीक्वेंस उसी चेंज टाइम पे, रखना पड़ता है। हाँ सीक्वेंस सेम रखना पड़ता है बिल्कुल। तो इसमें भी होगा ऑप्शन, आई थिंक हाँ देख ढूंढना लिएगा पड़ेगा। आप। हम्म, फिलहाल सर थोड़ी सी वो कर लेंगे रखी शकील। ठीक है, तो, रैकी कर तो लेंगे। तो ये जो है अब मैं रिमूव भी कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी 5 को रिमूव कर देते हैं। तो अब ये रिज़ल्ट जो है रिस्पांस भी दे रहा है, ओके का रिस्पांस दे रहा है। दोबारा जो है आप जो है फिर सर्च कर लें। चलिए, दोबारा आप सर्च कर लें तो अब 2 रिकॉर्ड आएगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा तारुफ था। पाइथन से भी हमने कनेक्टिविटी देख ली, सर मोंगोडीबी। सर ये जो डिलीट के ऊपर मैसेज है कंफर्मेशन सी यूजर्स खान, ये इसकी में अगर आप बात करें तो ये क्या बता रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं देखूंगा। ये ओके तो ये है ना, ओके 1.0 का मतलब है कि नहीं ये सब ऊपर रेड में थोड़ा सा वो जो, हाँ यहाँ पे ये तो कह रहे हैं ना कि रिमूव डेप्रिकेट हो गया, डिलीट वन यूज करें या डिलीट मैनी यूज करें। ठीक है, ये मेथड वो डेप्रिकेट हो गया, वो एक्चुअली वो डॉट आप ठीक रिमूव वो नहीं रहा, वो ऐड किया हुआ है। हाँ डेप्रिकेटेड वो वर्ड थोड़ा सा 2 लाइनों में ब्रेक हो गया था, सही। ठीक है, तो आप रिमूव वन यूज कर लें, डिलीट वन या डिलीट मैनी यूज कर लें। तो ये डिफरेंट मेथड हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा तारुफ था। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? तो हमारा मॉड्यूल जो 2 था उसके 7 क्लासेस हुई थी, या 8वीं क्लास कंप्लीट हो गई। एक क्लास रह गई थी, वो रमज़ान में मैंने ली नहीं थी, तो उसको कंप्लीट किया आज। अब आप लोगों का क्विज़ होगा फाइनल, जिसकी बेस पे आपको सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गेट रेडी फॉर द एग्ज़ाम इन फ्यू डेज। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। जी, नो क्वेश्चन। सर जनरली मतलब ना ये इसके जो है ना कि प्रैक्टिकल लिहाज से, फील्ड के लिहाज से कि कब हमें यानी कि डेटाबेस जनरली तो हम ये स्टोर करें, अगर जैसे पाइथन ही फर्ज करें यूज़ कर रहे हैं तो जनरली करें तो हमारा काम हो जाता है कि फाइल में स्टोर कर लें, किसी भी फॉर्मेट जैसे में करना है, .ht फाइल में करना, वट जो भी जो प्रोवाइडेड हैं, एक्सेल में करना वो कर लें। तो कब हमें डेटाबेसेस यूज़ करने चाहिए, क्या है, और या कोई हम किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो उसको कब कहना चाहिए कि आपके ये होना चाहिए इट्स वर्थ यूजिंग, और कब नहीं करना चाहिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब आप जो है डेटा बहुत ज़्यादा हो, पहली बात तो ये, और उसको मैनेज करने के लिए जो है आपको जो है खुद से जो है बहुत सारी चीज़ें करनी पड़े, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी मैनेज करने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी मैनेज करने के लिए, और उसको फैच करने के आपको जो है उस पर रिपोर्ट्स बनानी पड़ रही हैं बहुत सारी डेटा के ऊपर। तो फिर आप कोशिश करें कि जो है ना, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज़ लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरीके से कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है डायरेक्टली इंटरेक्शन भी करते थे पहले। आपके प्रोग्रामर्स होते थे ऐसे, हार्डवेयर इंजीनियर्स या हार्डवेयर प्रोग्रामर्स होते थे जो बाकायदा बाइनरी लैंग्वेज में कोड करते थे, लेकिन क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता था मैनेज, जब जो है जैसे जैसे जो है रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, तो फिर जो है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी गई ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक लेयर है। तो आप देखें जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं डेटा से रिलेटेड, और आपको जो है डेटा, आपके रोल्स भी बढ़ रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन में डेटा जो है आपको मल्टीपल लोगों को जो है डिफरेंट व्यूज़ देने हैं आपको। तो ये तमाम चीज़ें, जो वो फीचर्स जो कि डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है और आप समझते हैं कि आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो इट्स टाइम के जो है आप जो है डेटाबेस की तरफ मूव करें, बजाय इसके कि आप डेटा जो है फाइल के अंदर रखना शुरू करें। ठीक है, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को ये सर वेल अंडरस्टूड। दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होगा, जैसे फर्ज करें कि एक आपके पास फोल्डर पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर आप बुक्स हैं आपकी, फर्ज करें कि आईटी की पढ़ी हैं और पढ़ी हुई हैं, इस तरह आपके पास और भी मतलब डिफरेंट काइंड की बुक्स पड़ी हुई हैं, एक आईटी का फोल्डर है, कुछ ऐसे है। तो ये भी एक तरह का डेटाबेसेस है, आपके जो लाइब्रेरी है आपके पास ये वो। तो यूजुअली जब हम डेटाबेसेस देखते रहे हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर्ड मतलब यही होता है कि ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है। जो इस किस्म का डाटा स्टोरेज है, मोंगोडीबी स्टोरेज को जो है ना, इसके थ्रू स्टोर या रिट्रीव किया जा सकता है ऐसे डेटाबेसेस को? ये भी एक काइंड ऑफ डेटाबेस है ना, कि आपने डाटा डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपने रिट्रीव करना है और जो है ना फिर उसे डंप करना है, कहीं से फैच करना है, ठीक है, वेब स्क्रैप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, फर्ज करें डॉक्यूमेंट्स को उठा रहे हैं, ठीक है, डाउनलोड करके तो उसके अंदर डंप कर रहे हैं। तो क्या ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है? ट्रेडिशनल तो नहीं करता मेरे ख्याल में। नहीं, आप अगर जो है वेब स्क्रैप कर रहे हैं डेटा को, तो वंस यू हैव स्क्रैप्ड तो आपका डेटा जो है एक स्ट्रक्चर में तो आ जाता है। आप उसको जो है अभी तो हम स्ट्रक्चर पेंटा, की बात नहीं कर रहे सर। स्ट्रक्चर देखिए, हम कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्या है कि डॉक्यूमेंट्स है,
आप मेरा समझिए ना, जैसे आपके फाइल आपके भी पड़े होंगे फोल्डर जिसके अंदर डिफरेंट काइंड की बुक्स पड़ी होंगी आपके पास, पीडीएफ में पड़ी होंगी, वो सारा वर्ड में पड़ी हों, तो ये भी एक तरह से आपके पास क्या है, डेटाबेसेस है, बुक्स का कलेक्शन आपके पास। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन होता है। इस किस्म का जो स्टोरेज होता है, तो उसको कौन सा डेटाबेस सपोर्ट करेगा कि अगर आपने इनको रिट्रीव करना है, ओके ठीक है, और इनको ट्रांसपोर्ट करना है, इन्हें कहीं डंप करना है, इनको इवन रीड भी करना है। इसको आपको जो डेटाबेस में लेकर जाना पड़ेगा ना, फिर अगर फोल्डर में पड़ा हुआ है सिंपली अंडरस्टैंड कि ये जरा अनकन्वेंशनल, ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, मतलब ये, लेकिन हाँ नहीं अच्छा डेटाबेसेस को इस लिहाज से कोई, ये अनकन्वेंशनल कन्वेंशनल है, लेकिन मतलब इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल के जब हमारे पास होते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं इस तरह से, और वो भी एक्चुअली डेटाबेस ही हैं। तो इसको, तो क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ है, क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ है कि हम कह रहे हैं कि जी ये डिफरेंट है, ये वाला डेटाबेस मोंगोडीबी जो ट्रेडिशनल ओरेकल वगैरह या जो एक्सेस वगैरह इससे पहले होते थे, तो मैं किस हद तक ये नॉन ट्रेडिशनल है, कि इस किस्म के भी जो चीज़ों को या डेटाबेसेस को ये सपोर्ट करेगा, ये क्या होगा, कैसे व्यू करेगा। नहीं, ये जो है आपके पास डेटा पड़ा हुआ है ना, अब इसके ऊपर आपको जो है मिसाल के तौर पर आपने इसको इंडेक्स करके जो है आपने एक स्ट्रक्चर चढ़ा दिया, जैसे एक गूगल डेस्कटॉप इंजन आता है, ठीक है, वो क्या करता है आपके फोल्ड सिस्टम में जितने भी फोल्डर्स बने हुए हैं उन सबको स्कैन करता है, इंडेक्सेस बना के रख लेता है, पूरा उसके पास डेटाबेस तैयार हो जाता है, उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। तो ये उस तरह की चीज़ है, तो ये आप मोंगोडीबी से भी कर सकते हैं। और ये जो है क्योंकि आपने डेटाबेस में एक्चुअली डाला नहीं है डेटा को, बल्कि आपने उसका स्ट्रक्चर जो है वो डेटाबेस में स्टोर किया। अगर आप डेटाबेस में स्टोर कर लें इसको डायरेक्टली, तो उसके लिए जो है हमारे पास ऑरिकल वगैरह सब में जो है आपके पास बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू बीलॉप्स होते हैं ना, बीलॉप की फील्ड होती है, एक्सेस में भी होती है, ऑरिकल में भी होती है, उसमें आप सेव कर सकते हैं। तो वो आप सेव कर लें, या अगर आप जस्ट के ऊपर एक लेयर चढ़ानी चाहें तो लेयर चढ़ा सकते हैं। तो जैसे गूगल डेस्कटॉप इंजन की एग्जांपल दी, इसी तरीके से और बहुत सारे रिसर्च टूल्स हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, राइट। ठीक है जी, चले, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं इसको जो है आज या कल में जो है अपलोड कर दूंगा, ये हमारा जो लेक्चर है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।